अब आप क्रेडिट स्कोर की मूल व्याख्या जान गए हैं। अब हम ग्राहक की क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट पढ़ने के लिए अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे। हाँ राकेश, पिछले सेगमेंट में क्रेडिट ब्यूरो द्वारा प्रदान किए गए क्रेडिट स्कोर पर प्रकाश डाला गया था। अब मैं इस रिपोर्ट का उपयोग कैसे किया जाए, इसके बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हूं। तो फिर हम अगले सेगमेंट पर चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पुनर्भुगतान डेटा और स्टेटस को कैसे जानें। एक उधारकर्ता की जानकारी। रिपोर्ट के इस भाग में ग्राहक का नाम, पता, फोन नंबर, जन्मतिथि और पैन कार्ड विवरण जैसे विवरण शामिल हैं। यहाँ दी गई जानकारी वित्तीय संस्थान द्वारा ब्यूरो को दी गई रिपोर्ट के अनुसार ली गई है। उदाहरण के लिए, पते का विवरण ब्यूरो को दी गई सूचना के अनुसार ही रिपोर्टिंग की तारीख के साथ दर्ज किया जाता है। यहाँ दिए गए सैंपल विवरण देखें। 2. आपके खाते का विवरण। इस सेक्शन में ऋणदाता का नाम, खाता संख्या, खाते का प्रकार जैसे कि क्या यह क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत ऋण आदि है, स्वामित्व, एकल संयुक्त गारंटर, खाता खोलने बंद करने की तिथि और अंतिम तिथि जब ये विवरण ब्यूरो को सूचित किए गए थे, जैसे विवरण शामिल हैं। ऋणदाता के रूप में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि खाते में दर्शाए गए विवरण तथ्यात्मक रूप से सही हैं तथा ये विवरण वर्तमान ऋण आवेदन पर उपलब्ध जानकारी से मेल खाते हैं। 3. प्रत्येक ऋण या क्रेडिट कार्ड के लिए डीपीडी, डेज पास्ट ड्यू। डीपीडी सूचना यह बताती है कि उस माह उस खाते पर भुगतान कितने दिनों के लिए विलंबित हुआ है। डीपीडी सेक्शन में परिसंपत्ति वर्गीकरण के प्रकार हैं। स्टैंडर्ड एसटीडी यह 90 दिनों के अंदर किए जाने वाले सभी भुगतानों के लिए है। स्पेशल मेंशन अकाउंट, एसएमए, जैसा कि नाम से पता चलता है, सबस्टैंडर्ड की ओर बढ़ रहे स्टैंडर्ड खातों की रिपोर्टिंग के लिए विशेष खाते बनाए गए हैं। सबस्टैंडर्ड सब 90 दिनों के बाद किए जाने वाले भुगतान के लिए। डाउटफुल डीबीटी यह दर्शाता है कि खाता 12 महीने तक सबस्टैंडर्ड बना रहा है। लॉस एलएसएस ऐसा खाता जिसमें हानि की पहचान हो गई है और वह वसूली योग्य नहीं है। यदि आप किसी निश्चित खाते के लिए अपने डीपीडी पर XXX के रूप में चिह्नित स्ट्रिंग देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि इन महीनों की जानकारी बैंकों द्वारा ब्यूरो को नहीं दी गई है। डीपीडी कॉलम में अंकित संख्या यह दर्शाती है कि भुगतान में इतने दिन की देरी हुई है। उदाहरण के लिए 050 का अर्थ है कि भुगतान 50 दिन देरी से हुआ है। 000 का अर्थ है कि भुगतान समय पर किया गया है, अतः कोई विचलन या विलंबित भुगतान नहीं हुआ है। 4. अकाउंट स्टेटस। रिस्ट्रक्चर्ड लोन जब किसी उधारकर्ता को नौकरी छूटने, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं आदि जैसी किसी आपातकालीन स्थिति के कारण ऋण का भुगतान करना कठिन लगता है, लेकिन मंशा डिफॉल्ट करने की नहीं होती है, तो वित्तीय संस्थान ऋण अवधि बढ़ा सकता है या ब्याज दर कम कर सकता है। इन्हें रिस्ट्रक्चर्ड लोन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह भी संभव है कि सरकार कुछ प्राकृतिक आपदाओं या असाधारण स्थितियों के कारण ब्याज दर कम करके ऋणों को रिस्ट्रक्चर कर दे। ऐसे ऋणों को रिस्ट्रक्चर्ड लोन सरकार द्वारा मैंडेटेड के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। रिटेन वो चूक की स्थिति में बैंक का पहला उद्देश्य राशि वसूलना होता है। जब बकाया ऋण क्रेडिट कार्ड राशि का भुगतान 180 दिनों से अधिक समय तक नहीं किया जाता है, तो ऋणदाता राशि को बट्टे खाते में डाल देता है और इसकी सूचना क्रेडिट ब्यूरो को देता है। बैंक अपने खातों में एनपीए को हमेशा के लिए नहीं रख सकते, इसलिए इस प्रकार के ऋणों को खातों से बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। संक्षेप में इसका मतलब यह है कि उन्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। रिटेन ऑफ स्टेटस को रिटेन ऑफ टोटल और रिटेन ऑफ प्रिंसिपल में आगे विभाजित किया गया है।
टोटल के केस में मूलधन और ब्याज सहित 100% राशि बट्टे खाते में डाल दी जाती है। मूलधन में बट्टे खाते में डाली गई कुल मूल राशि की सूचना दी जाती है। मूलतः इन दो सेक्शंस की रिपोर्टिंग का उद्देश्य बट्टे खाते में डाले गए ब्याज का पता लगाने में मदद करना है। उदाहरण के लिए, यदि कुल बट्टे खाते में डाली गई राशि 20 लाख रुपए है और मूलधन 8 लाख रुपए है, तो ब्याज के कारण बट्टे खाते में डाली गई राशि 12 लाख रुपए होगी। सेटल्ड बैंक का उद्देश्य हमेशा देय मूल राशि और लागत वसूलना होता है। इसलिए स्थिति के आधार पर बैंक खाते को सेटल करने की पेशकश कर सकता है। सेटल्ड का अर्थ है कि कुल बकाया राशि के सापेक्ष आंशिक भुगतान ऋणदाता की सहमति से किया गया है। सेटल्ड के बाद वो बैंक ने पहले ही राशि माफ कर दी है और उसके बाद डिफॉल्टर ने सेटलमेंट के लिए संपर्क किया है। सूट फाइल्ड विलफुल डिफॉल्ट जानबूझकर चूक का मतलब है कि चूककर्ता के पास ऋण का भुगतान करने और उसे क्लियर करने की वित्तीय क्षमता है, लेकिन चूक जानबूझकर की गई है। जब वित्तीय संस्थान न्यायालय के माध्यम से किसी उधारकर्ता के खिलाफ लीगल केस दर्ज करता है, तो उसे ब्यूरो को सूट फाइल्ड के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। वित्तीय संस्थान आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसी एक स्टेटस को रिपोर्ट करेगा। ए, रिक्त का अर्थ है कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया। बी, मुकदमा दायर किया गया। सी, विलफुल डिफॉल्ट। डी, मुकदमा दायर विलफुल डिफॉल्ट। अधिकृत उपयोगकर्ता, यह स्टेटस एडन क्रेडिट कार्ड धारक के क्रेडिट स्कोर में रिपोर्ट किया जाता है। इससे पता चलता है कि आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। अकाउंट सोल्ड परचेजर, वित्तीय संस्थाएं नैप खातों को आर्क, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या संग्रह एजेंसियों को बेचती हैं। इन खातों को जैसा भी केस हो, बेचे गए खाते या खरीदे गए खाते के रूप में बताया जाता है। सामान्यतः यदि खाता कई बार हाथ बदलता है, तो चूककर्ता मूल खाते का पता नहीं लगा पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल खाते का विवरण क्रेडिट स्कोर में दर्ज नहीं किया जाता है। राकेश, खाते के स्टेटस को बताने के विभिन्न तरीकों पर विचार करने के बाद आपको यह ध्यान रखना होगा कि ऐसे कई कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जिन्हें किसी विशेष ऋण खाते पर की गई कार्रवाई के आधार पर रिपोर्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी खाते को आर्क को बेचने के बाद उसे बट्टे खाते में डाला जा सकता है और स्टेटस को अकाउंट सोल्ड एंड रिटेन ऑफ के रूप में दर्शाया जा सकता है। अब मैं समझा। 5, पूछताछ जानकारी। यह आपके ऋण आवेदनों का विवरण प्रदान करता है। पूछताछ का अर्थ है कि किसी क्रेडिट संस्थान ने क्रेडिट ब्यूरो से आपके क्रेडिट विवरण का अनुरोध किया है। यदि आपकी रिपोर्ट में कम समय में अनेक पूछताछों का उल्लेख है, जो अत्यधिक ऋण लेने के व्यवहार का संकेत है, तो ऋणदाता सावधानी से कदम उठा सकते हैं। आइए किसी व्यक्ति की क्रेडिट रिपोर्ट को पढ़ने और उसकी व्याख्या करने के इस सेगमेंट का जल्दी से रिकैप कर लें। एक क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट मुख्य रूप से 5 सेगमेंट्स में विभाजित होती है: व्यक्तिगत जानकारी, मौजूदा ऋण विवरण, पुनर्भुगतान ट्रैक, खाते की वर्तमान स्थिति और व्यक्ति द्वारा की गई पूछताछ। 2, ग्राहक प्रोफाइल सेक्शन में नाम, जन्म तिथि, रहने का स्थान और पैन कार्ड विवरण आदि की जानकारी मिलती है। 3, ऋण विवरण वाले सेगमेंट में ऋणदाता का नाम, खाता संख्या, खाते का प्रकार जैसे कि क्या यह क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत ऋण आदि है, स्वामित्व, एकल संयुक्त गारंटर, खाता खोलने बंद करने की तिथि और अंतिम तिथि जब ये विवरण ब्यूरो को सूचित किए गए के बारे में जानकारी मिलती है। 4, पुनर्भुगतान ट्रैक वाला सेगमेंट यह जानकारी देता है कि खाता स्टैंडर्ड, SMA, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस परिसंपत्ति है। 5, खाते के स्टेटस वाला सेगमेंट यह बताता है कि क्या खाते को रिस्ट्रक्चर किया गया है,
उसे बट्टे खाते में डाल दिया गया है, मुकदमा दायर किया गया है, या खाते को सेटल किया गया है, या उसे बेच दिया गया है। 6 अंत में पूछताछ वाले सेगमेंट में उधारकर्ता द्वारा हाल ही में की गई सभी पूछताछ का विवरण होता है। तो हमें ऋणदाता के बारे में पूरी जानकारी ऋण के स्टेटस के साथ ब्यूरो में उपलब्ध है। ब्यूरो की रिपोर्ट पढ़ने से अब मैं निश्चित रूप से ग्राहक के डिफॉल्ट की संभावना को समझ सकता हूं। हाँ, ग्राहक से संबंधित 100% जानकारी ब्यूरो के पास उपलब्ध है, भले ही उसने सिंगल लोन लिया हो या क्रेडिट कार्ड या व्यक्तिगत ऋण या उपभोक्ता ऋण के संबंध में किसी वित्तीय संस्थान से पूछताछ की हो। क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट में अभी भी डेटा वेरिएशंस विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं? असंभव। मुझे ब्यूरो के आंकड़ों में किसी प्रकार के वेरिएशन की संभावना नहीं दिखती। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास उपभोक्ता डेटा एकत्र करने के लिए एक उत्कृष्ट प्रणाली है। मैं आपको अगले सेक्शन में समझाऊंगा। आइए अब इस सेगमेंट का समापन ज्ञान परीक्षण के साथ करें।